नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी के साथ औद्योगिक हब के रूप में लगातार उभरता चला जा रहा है। स्टार्टअप्स और इनोवेशन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के कारण वित्तीय क्षेत्र में भी तेजी से वृद्धि हो रही है और यही वजह है कि देश दुनिया के निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर अपनी रुचि दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में पहली बार आयोजित होने जा रहे इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में पहली बार प्रवासी मध्य प्रदेश समिट का भव्य आयोजन 25 फरवरी 2025 को किया जाएगा। 2 दिवसीय आयोजन है। 25 फरवरी को प्रवासी भारतीय निवेशकों को एक आयोजन होगा और इस वैश्विक मंच पर मध्य प्रदेश के प्रवासी उद्योगपतियों और निवेशकों की विशेष भागीदारी होगी। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रवासिया फ्रेंड्स ऑफ एमपी समूह के सदस्य शामिल होंगे। जो मध्य प्रदेश के लोग दुनिया में जाकर बसे हैं वो दोबारा मध्य प्रदेश में निवेश करने आएंगे और इसमें 15 से ज्यादा देशों से मध्य प्रदेश के 500 से ज्यादा प्रवासी भारतीय प्रतिनिधि हिस्सा ले जा रहे हैं, जिनमें यूके, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, जापान जैसे देशों से महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। यह कार्यक्रम राज्य की आर्थिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा और मुख्यमंत्री प्रवासी भारतीयों को प्रदेश के विकास में योगदान देने, निवेश के लिए अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की औद्योगिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। प्रवासी भारतीयों को अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए आमंत्रित करेंगे। कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को मध्य प्रदेश में निवेश और व्यावसायिक अवसरों से अवगत कराया जाएगा। प्रवासी मध्य प्रदेश समिट 2025 न केवल प्रदेश में निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि प्रवासी भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में यह आयोजन मध्य प्रदेश को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाने में सहायक होगा। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट राज्य की आर्थिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। कुल मिलाकर प्रवासी भारतीयों का जो मध्य प्रदेश के से निकलकर दुनिया भर में बसे हैं वो मध्य प्रदेश आएंगे। कई भारतीय अलग राज्यों से भी यहाँ पर पहुंचेंगे जो दुनिया भर में बसे हैं, तो मध्य प्रदेश के लिए योगदान देने में इनका महत्वपूर्ण समय भी होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहा गया है पहले वो आपको सुनाते हैं। तो 15 से ज्यादा देशों से 500 प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं और फ्रेंड्स ऑफ एमपी हैं और लगातार निवेशकों को आमंत्रित मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इससे पहले विदेश दौरा भी मुख्यमंत्री ने किया है और इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही उद्योगपति हैं दीपक भंडारी। दीपक जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका स्वदेश न्यूज में। सत्येंद्र जी, पहले आप ही के पास आऊंगा और जिस तरीके से 24 और 25 तारीख का महत्वपूर्ण दिन रहेंगे, 2 दिवसीय आयोजन में लगातार प्रयास किए गए हैं और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत देख लें, तब से लेकर जो तमाम प्रयास किए गए, मुख्यमंत्री के विदेश दौरे हो और अब जो आयोजन होने जा रहा है, क्या कुछ आप आगे की तस्वीर लोगों से कहेंगे? क्या कुछ होने जा रहा है मध्य प्रदेश को, क्या कुछ मिलने जा रहा है और जो प्रवासी भारतीय हैं कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी आप देख रहे हैं? देखिए, औद्योगिक निवेश के लिए एक महाकुंभ है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है। मैं उसको ये कह सकता हूँ कि उद्योग और अधोसंरचना विकास, रोजगार का महाकुंभ मध्य प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है और 24-25 तारीख को जो फरवरी में हो रहा है, जिसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हर स्टॉल को टर्न किया है। भारत में भी अनेक शहरों में जाकर के, अनेक राज्यों में जाकर के रोड शो किए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अनेक रीजनल इन्वेस्टर समिट की हुई है। साथ ही साथ विदेशों में जाकर के विदेश में प्रवासी भारतीयों से मिले हैं और विदेश में जो हमारे जिन देशों से संबंध है, उनकी तकनीकी जो लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, उनसे भी उनका संवाद हुआ है। वहां ऐसी संस्थानों में उनका भ्रमण हुआ है और जिस कारण से कहें कि जो विदेश से और भारत से लगभग 20,000 से ज्यादा प्रतिनिधि आने वाले हैं वो। और आपने देखा कि रजिस्ट्रेशन जो हो गया 30,000 से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ये भी एक सफलता की ओर एक कदम है कि हमने आशा की थी, अपेक्षा की थी 20,000 प्रतिनिधियों की, लेकिन उसमें 30,000 से ज्यादा प्रतिनिधि अभी तक रजिस्टर्ड हो गए हैं और रजिस्ट्रेशन का पोर्टल को भी बंद करना पड़ा है। एक तरह से उसमें रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमने 20,000 लोगों के हिसाब से इस इन्वेस्टर समिट के लिए प्लान किया था, आयोजना की है।
अब चूंकि विदेश यात्रा में गए, विदेशी निवेश के लिए, तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो हमने लक्ष्य भी रखा है कि आने वाले 5 सालों में अभी हमारा औद्योगिक निवेश जो है मध्य प्रदेश का, या राज्य की जीडीपी में उद्योगों का जो इंडस्ट्रियल जीडीपी है वो लगभग 3 लाख करोड़ की, 2.9 लाख करोड़ की है। तो कैसे हम उसको 6 लाख करोड़ रुपए कर दें, तो ये एक बड़ा लक्ष्य है। ऐसे ही रोजगार भी हम 20 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित करें और 5 साल में हम उसको 2030 तक हमारे मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए दें, युवाओं के लिए अवसर दें और उद्योगपतियों के लिए उद्यमिता ये हुआ। साथ ही साथ जो अपने प्रवास की जो विदेशी भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय कहेंगे, प्रवासी एनआरआईज जो रहते हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और पिवोटल रोल प्ले करते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में कहें कि वो एक आर्थिक तंत्र को समुन्नत करने में एक इंजन की भांति काम करते हैं और एक उत्प्रेरक की भांति, कैटालिटिक प्रोसेस की भांति काम करते हैं। तो हम उनको कैटालिस्ट मानते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, मध्य प्रदेश के विकास में, मध्य प्रदेश के आधारभूत संरचना के विकास में, मध्य प्रदेश की समृद्धि में, हमारे युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी एक वो कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। और जो लक्ष्य भी रखा गया है कि जो हमारा वर्तमान में जो एक्सपोर्ट नीति को भी हमने बदला है, जो एक्सपोर्ट जो हो रहा है लगभग 60,000 करोड़ के आसपास का है, कैसे हम उसको डबल करते हैं आने वाले 5 सालों में, तो ये हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और जो पहले हमने औद्योगिक निवेश किए हैं, जो जीडीपी, जो पहले की हमारी जो जीआईएस हुई है, इन्वेस्टर समिट्स हुई है, ये सारी मिलाकर के सब, उसके कारण ही आज मध्य प्रदेश में धरातल पर ही 4 लाख करोड़, लगभग 4 लाख करोड़ का इंडस्ट्रियल निवेश आ चुका है, इंडस्ट्रीज काम कर रही है। ठीक है, इसके शुभ संकेत भी हमने देखे जहां श्री हाईटेक कंपनी ने 9,100 करोड़ का निवेश भी किया। लेकिन सत्येंद्र जी, प्रवासी भारतीयों की जहां तक बात है, जो फ्रेंड्स ऑफ एमपी है, जो मध्य प्रदेश अगर आएंगे तो, क्योंकि किसी को भी कभी देखते हैं कि अपनों से बहुत लगाव हमें होता है, तो जो अपने यहाँ पर लौट के आने वाले हैं, कुछ विशेष सुविधाएं उनके लिए, विशेष तरह के मौके दिए जाएंगे, अपने सभी का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहे हैं? देखिए, विशेष मौके तो हमने कर दिया ना इंडस्ट्रियल, हम पलक पाउंड बिछा करके भी स्वागत कर रहे हैं और विशेष मौके भी उनको दे रहे हैं। विशेष मौके किस प्रकार से दे रहे हैं, आपने देखा कि हमने मध्य प्रदेश की जो उद्योग नीति है, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने उस उद्योग नीति को परिवर्तित किया और उसमें 10 उपनीतियां हैं, उन 10 उपनीति को भी परिवर्तित किया। और आप सोचिए, 1 रुपए यूनिट प्रति बिजली की जो इंडस्ट्रीज में है, 1 रुपए यूनिट में बिजली देने का काम, या 40% से लगभग 40% से अधिक की सब्सिडी देने का काम, जो भी आपका निवेश है उसमें 40% तक की सब्सिडी देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और उन्होंने सारे अपने द्वार खोल दिए निवेश संभावनाओं के, उद्योग हितैषी होने के लिए, उद्योगों को सहयोग देने के लिए। वो अपना मतलब सभी के लिए बराबर मौके हैं। हाँ, वो एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी बदला है, एक्सपोर्ट पॉलिसी को बदला है, फिल्म एवं पर्यटन नीति को बदला है, पर्यटन गंतव्य नीति जो है, 2 पर्यटन के अंदर 2 नीतियां हैं, उनको भी बदला है और उसको भी बड़ा एक जन हितैषी किया गया है। इंडस्ट्रियल फ्रेंडली नीति बनाई गई है, निवेशकों के इन्वेस्टर फ्रेंडली नीति कहेंगे वो बनाई हुई है। तो इनसे निसंदेह जो हमारा मध्य प्रदेश अभी औद्योगिक विकास दर जो है, देखिए एक समय ऋणात्मक विकास दर होती थी, कांग्रेस जब शासन करती थी मध्य प्रदेश में तब -0.6% की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट थी, माइनस में थी। आज लगभग 25% के आसपास की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है। मध्य प्रदेश उद्योग के पथ पर पुलांचे भर रहा है, चीता की स्पीड से दौड़ रहा है, या कहें कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रहा है। और निसंदेह यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, डॉक्टर उनका संकल्प है कि हम किस प्रकार से अपने निवेश को बढ़ाएं, अपने यहाँ और ज्यादा निवेश बढ़ाएं। खर्चे तो बढ़ते जाएंगे, देखिए हर जगह खर्च देना है, अपने बजट को भी बढ़ाने का उन्होंने 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे ही इंडस्ट्रीज जो है, एक विधा है, एक क्षेत्र ऐसा है, इसमें भी अपार संभावनाएं हैं, जिसका लोगो भी इन्फिनिटी जो कर दिया गया है। ठीक है सर, मुझे तो लगता है कि जो विकसित देश है, जहां पर विकास अभी हो चुका है, वहां का सबसे बड़ा आधार ही इंडस्ट्री है और उद्योग है। तो स्वाभाविक भी है इस तरह के प्रयास करना, और क्योंकि आज नहीं कल भविष्य इसी में है, तो इसको लेकर बेहतर अभी से प्रयास किए जा रहे हैं। दीपक भंडारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप सत्येंद्र जी चूंकि पॉलिटिशियन है, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, सरकार है, तो उनसे हमने नीतियों पर चर्चा की है, लेकिन आप बताइए कि क्या कुछ आपको लगता है कि जो नीतियां बनी हैं, आपको क्या कुछ मिलने जा रहा है? आप जैसे और उद्योगपति जो विदेशों में है, मध्य प्रदेश से दुनिया भर में पहुंचे हैं, भारत से पहुंचे हैं, जब वो भारत लौटेंगे तो क्या कुछ उनके लिए मौका है? मध्य प्रदेश क्या कुछ संभावनाएं दे रहा है? देखिए, बहुत खुशी का माहौल है, व्यापारियों और उद्योगपतियों में दोनों में हर्ष है। चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या सर्विस की बात करें, डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की सरकार हम कहें, हर जगह उत्साह का माहौल है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं बहुत ही फ्रेंडली हैं, इंडस्ट्री फ्रेंडली हैं, और साथ में अभी ऐसा माहौल है कि सारे अधिकारी भी मदद के लिए तैयार हैं। बिल्कुल।
आज भारत के दृष्टिकोण में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो लोकेशन है वो मध्य की लोकेशन है और पूरे मध्य प्रदेश से हम इंडिया के हर कोने में सप्लाई दे सकते हैं। भले ही हमारे यहाँ समुद्र तट नहीं है, लेकिन यदि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनाया जाए तो हम चाइना को भी कम्पीट कर सकते हैं। बिल्कुल हमारा लक्ष्य है कि हम लोग, जैसे मैं, हमारी व्यक्तिगत जैसे कोशिशें रहती है, हमारी संस्था की भी ग्लोबल फोरम की कोशिशें रहती है कि हम विश्व के अनेकों देशों की यात्राएं करें। मैं अभी 21 देशों की यात्रा करके आया हूँ, तो वहाँ पर जब बताते हैं मध्य प्रदेश के बारे में तो बड़ा उत्साह का माहौल मिलता है। और क्लीनेस्ट सिटी इंदौर का नाम तो इतना फेमस है कि एमपी बोलते से ही आदमी इंदौर का जिक्र करता है। और आज हमारे पास स्किल डेवलपमेंट की सारी सुविधाएं हैं, रिसर्च के लिए सारी सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ नए स्टार्टअप्स इतने सारे आ रहे हैं। तो एमएसएमई और स्टार्टअप दोनों को लेके माहौल बहुत अच्छा है। जो लोग सोचते हैं कि सारी फंडिंग, चाहे एंजल इन्वेस्टर हो या वेंचर कैपिटल हो, वो हैदराबाद या साउथ के मद्रास या चेन्नई, बेंगलोर या मुंबई, पुणे या नोएडा जाती है, बिल्कुल। दीपक जी, कौन से उद्योग मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फल फूलने वाले हैं? किस तरह से आप मध्य प्रदेश की स्थिति, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, माहौल को देख रहे हैं, जो उद्योग यहाँ पर ज्यादा चलने वाले हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से वैसे तो सभी इंडस्ट्री चल सकती है, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, इसके अलावा कंफेक्शनरी का, फूड प्रोसेसिंग का, क्योंकि धान का बेल्ट है, कृषि की उपज बहुत अच्छी है, तो इन इंडस्ट्रीज का बहुत है। लेकिन सॉफ्टवेयर में भी हम लोग अब शुरुआत कर चुके हैं और अभी एआई का जमाना है, पूरी दुनिया सिर्फ एआई की बात कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग यदि सॉफ्टवेयर क्रांति में पीछे छूट गए हैं तो कोई बात नहीं, एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है, रोबोटिक्स की, एआई की, ब्लॉकचेन की, उसमें हम लोग सबसे तेजी से आगे निकल सकते हैं। और मैं बोलता हूँ टॉप 3 जो स्टेट है इंडिया की, उसमें मध्य प्रदेश का नाम आ सकता है। और हम लोग उस रेस में जो अच्छे अच्छे दूसरे उत्पादक प्रदेश हैं उनको भी पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास हर सुविधा है। और आज सरकारी यदि सपोर्ट मिलता है तो क्यों नहीं एमएसएमई और या स्टार्टअप या जो दूसरी इंडस्ट्रीज है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी काम करेगी। क्योंकि अब एक वो बोलते हैं ना कि वो जागरण का समय है, प्रकाश फैलाने का समय है। पूरी दुनिया में अंधकार फैलाया हुआ है, आज चाइना से कोई माल लेना नहीं चाहता है। तो हमारे लिए अनेक अवसर है, अनेक संभावनाएं हैं और अनेक अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल ठीक है दीपक जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि आपने चाइना का जिक्र किया। तमाम तरीके से चाइना में जो लोकतंत्र की स्थिति होती है वो नहीं है। कई लोग आलोचना बहुत सारी की जा सकती है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है बहुत तेजी से उसने गति की, बहुत सारी चीजें वहाँ पर हैं। तो पॉपुलेशन बड़ी समस्या होती है, लेकिन उसने वर्कफोर्स में तब्दील कर दिया। क्या कुछ भारत में आप ऐसा देखते हैं जो कि उसके जरिए हम चाइना को भी कहीं की डिफीट कर सकते हैं और उससे आगे निकल सकते हैं? देखिए, आज हमारे कुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। तो आप देखिए कि भारत की जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो ह्यूमन कैपिटल है, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा युवा कैपिटल है। और अब तो सबसे ज्यादा शिक्षा का विकास यहाँ हो गया है, तो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखे जो नई पीढ़ी है वह पूरी दुनिया को ज्ञान भी दे सकती है, नॉलेज भी दे सकती है। और दुनिया में जो डिमांड है उस डिमांड को वो यहाँ पे हर प्रकार से सप्लाई कर सकती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर की बात हो, हाईटेक इंडस्ट्री की बात हो, या फिर सूक्ष्म, मध्यम, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों की बात हो। आज गांव-गांव में इलेक्ट्रिसिटी है, आज ब्रॉडबैंड सुविधा है, आज सबके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है। तो ये एक बहुत परिवर्तन का दौर है भारत का। और आने वाले समय में, मतलब मैं मध्य प्रदेश को टॉप 3 अगर स्टेट की बात करता हूँ तो मैं यह भी कहता हूँ, ऐसा मेरा मतलब एक गट फीलिंग आती है अंदर से, ऐसा फील होता है कि हम पूरे वर्ल्ड में टॉप 3 इकोनॉमी तो बन ही रहे हैं, लेकिन जो विकसित भारत का है 47 का है, उससे भी हम जल्दी अचीव करेंगे और उसमें मध्य प्रदेश का विशेष योगदान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सत्येंद्र जी, मैं तो यही कहता हूं कि 2047 का टारगेट है, क्योंकि अभी की स्थितियां है, कई चीज़ों में लोगों में भी उतना सहयोग मिलता ज़रूर है, लेकिन वो अवेयरनेस चीज़ों को लेकर बहुत कम अभी देखी जाती है। वक्त बदल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन जो वर्क फोर्स हमारे पास है, अगर पूरी क्षमता के साथ ये लगती है सत्येंद्र जी, तो मुझे लगता है कि 2047 बहुत दूर की बात है, उससे पहले यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। क्या कुछ इसको लेकर लोगों का सहयोग पाया जा सके, लोगों को अवेयरनेस की जा सके, उनको शामिल किया जा सके, इसको लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए सत्येंद्र जी? देखिए ऋषभ जी, बड़ी अच्छी दिशा में दीपक जी लेके जा रहे हैं विषय को, विमर्श को मैं साधुवाद देता हूं। और वो सही कह रहे हैं कि 2047 जो है ना, उस सत्येंद्र जी आप जी तो निसंदेह मैं कहूंगा कि हम उद्यमिता के क्षेत्र में भी अग्रसर होंगे। जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास, भारत का औद्योगिक विकास, हम उससे पहले सर्वोपरि होंगे। लेकिन ये वही भारत है और ये वही मध्य प्रदेश है। ऋषभ जी, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। वर्ष 2014, आज से 10-11 साल पहले
भारत का बजट प्रस्तुत हो रहा था संसद में। तो संसद में हमारे वित्त मंत्री जो थे उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, और कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को भारत बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा, हमें बड़ा गर्व है। और वो कहने लगे अगले 30 साल में बनेगा, तो मतलब 2045 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा था। और आप देखिए कि कैसे हम आने वाले 1-1.5 साल में आगे अभी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं, और आने वाले बहुत जल्दी उसमें 1 साल में 1.5 साल में ही हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। तो देखिए हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी या केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने हर पत्थर को टर्न कर दिया है। और कैसे जो 2044-45 वाला लक्ष्य हम 2025-26 में 26-27 तक पा लेंगे। सोचिए हमने 18 वर्ष अपने आप को पीछे खींच लिया है, और जो लक्ष्य हमारे 18 वर्ष बाद प्राप्त होता, 20 वर्ष बाद प्राप्त होता, वो हमने पहले ही कर लिया। तो इस गति से, ये जो स्किल देखिए आप काम करने की तीव्रता देखिए, हमारे दौड़ने की उद्योग की गति देखिए, जो रफ्तार देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ की या भारत की जीडीपी की ग्रोथ की, तो निसंदेह मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश भारत के जीडीपी में $550 बिलियन की इकोनॉमी का कंट्रीब्यूट करेगा। मध्य प्रदेश निसंदेह भारत के अंदर जो 20 लाख करोड़ से ज्यादा का हमारा इंडस्ट्रियल निवेश हो जाएगा, ऐसा हम मध्य प्रदेश का लक्ष्य लेके चलते हैं, क्योंकि लगभग 4 लाख करोड़ का इंडस्ट्रियल निवेश अभी है। मध्य प्रदेश निसंदेह 2047 की बात होगी तो हम उससे पहले ही हम जो 2 लाख करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात का, वह भी हम बहुत शीघ्र प्राप्त करेंगे। ठीक है सत्येंद्र जी, देखिए तमाम बातें हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो भौगोलिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा देश का राज्य है, और इसका आधार है कि यहाँ पर जमीन है, कृषि बहुत है और कृषि प्रधान प्रदेश है। तो अगर लोगों को जोड़ना है, उनको शामिल करना है इस पूरे लक्ष्य में, तो मुझे लगता है कि किसानों को बड़ा आपको शामिल करना पड़ेगा, उनके लिए लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। इंडस्ट्री जो आ रही है, क्या तालमेल उनका कृषि से होने जा रहा है, इसको लेकर क्या नीति है? लगातार हम चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो डिबेट को देख रहे हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, क्या कुछ उनको मिलने वाला है, कैसे उनको जोड़ा जाएगा, क्या कुछ सरकार का प्लान है? देखिए ऋषभ जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने कहा। देखिए हमने सबसे पहले तो लैंड बैंक बनाया, इंडस्ट्रियल लैंड बैंक। आज लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक हमारे पास है, और 1.25 लाख हेक्टेयर का। तो मतलब सोचिए हम पलक पावड़े बिछा रहे हैं, जो आपने कहा लाल कालीन भी बिछाए हुए हैं, हम उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं, और हम उनको आवश्यक जो सहयोग, जो भूमि संसाधन है, और 30 दिन के अंदर अंदर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉट हो जाएगी उनको, और जो सारी जो अनुमतियां उनको, वो अनुमति प्राप्त करने में भी मात्र 20-25 दिन ही लगेंगे। और जिस प्रकार से जर्मनी में जो मुख्यमंत्री जी थे डॉक्टर मोहन यादव जी, तो वहां से ही उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया। मध्य प्रदेश की सैकड़ों एकड़ भूमि जो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए चाहिए थी, तो ऑन ईयर उन्होंने सपोर्ट किया। तो इस प्रकार की जो दे रहे हैं हम सुविधाएं, उसके कारण मध्य प्रदेश में उद्योगों का जाल लगेगा। और जो कृषि और खाद्य संस्करण की प्रसंस्करण से संबंधित जो आपने बात कही, उसमें भी निसंदेह हम साइलो प्लांट्स बना रहे हैं, हमने गोडाउन्स और जो वेयर हाउसिंग को भी बढ़ावा दिया है, हमने कोल्ड स्टोरेज को भी बढ़ावा दिया है। साथ ही साथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाया गया है रेलवे के द्वारा, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में हमें अपना कृषि उत्पाद ले जाने के लिए बहुत कम समय लगता है, ये मोदी जी ने किया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण नीति जो 10 उपनीतियां आई हैं, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, उसके अंदर 10 उपनीतियों में सुधार आया है। तो खाद्य एवं प्रसंस्करण नीति में भी सुधार है, उसमें हमने बहुत ऐसा उद्योग हितैषी किया है, किसान हितैषी किया है, मध्य प्रदेश के जन जन की हितैषी किया है, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दे रहे हैं। साथ साथ उनको रियायती दर पर बिजली मिलेगी, विद्युत आपूर्ति होगी। साथ ही साथ उनको जो ट्रांसपोर्टेशन का जो लाभ हम दे रहे हैं, अगर ऐसी कई यूनिट्स हैं जो एक्सपोर्ट करेंगे, उसका 50% तक का जो ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट आता है, जो एयरपोर्ट या सी पोर्ट तक जाते हैं, बंदरगाह तक जाते हैं, वहां तक जाने में जो उनका परिवहन में जो धनराशि जा रही है, उस धनराशि को 50% तक का भी सब्सिडी देने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, हमारी सरकार कर रही है। ऐसे अनेक कदम हमने उठाए हैं, निसंदेह कोई दिन दूर नहीं मध्य प्रदेश जो है भारत का ग्रोथ इंजन रहेगा, इंडस्ट्रियल इंजन होगा। और आज भी हम उद्योग के पथ पर कुलाचे भर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं तीव्र गति से। निसंदेह मध्य प्रदेश जो है भारत के विकास में, भारत इस बार हम में आप में लोगों में चेतना जागृत हुई है, और वाकई में बहुत गंभीरता से लोग इससे ले रहे हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बदलनी चाहिए, ये बहुत लोगों की उम्मीदें हैं। दीपक जी, आप जिस तरीके से मैंने सवाल किया, कुछ आप कहना भी चाह रहे थे, कृषि और उद्योग का क्या संबंध आप मध्य प्रदेश में देखते हैं, क्या फायदा मिलने वाला है? इसमें कुछ पहलू हैं, उनका सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। स्पेशली सत्येंद्र जी ने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है, और वह बहुत ही पॉजिटिव वे में है।
और उससे सबको फायदा मिल रहा है, चाहे उद्योग हो या व्यापार हो। लेकिन जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर सरकार जमीन दे रही, नो डाउट, आज विक्रम उद्योगपुरी विकसित हुआ है, पीथमपुर देवास पहले से चलते हैं। अभी हमारे कुछ मित्रों ने मक्सी में भी जमीनें ली है, मैंने भी मक्सी में जमीन के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन जमीनें देर सवेर मिलती है, एक डेढ़ साल लग जाते हैं। और दूसरा, जो हमने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीद रखी है इंडस्ट्री वालों ने, वो प्रॉपर्टी में बड़ी दिक्कतें आती है। कई बार गांव वाले वहां इंडस्ट्री बनाने नहीं देते हैं, कई बार इंडस्ट्री बन जाती है तो सड़क नहीं बनती है, वो टीएनसीपी वाले वहां पे रोक देते हैं, अप्रोच रोड नहीं है, तो बहुत सारी बिल्कुल दीपक जी, यही तो मेरा सवाल था कि जो लोगों को कैसे आप जोड़ा जाए, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारा सब खत्म करने पहुंच रहा है, इंडस्ट्री लगेगी ना, हमारी जमीन चली जाएंगी ना, हमें कुछ मिलने वाला है, बड़े लोग बड़े होते चले जाएंगे। तो वो जो ख्याल है, उनके अंदर विचार है, वो पैदा करना कि आपको भी फायदा होगा, रोजगार मिलेंगे, आपकी आय दोगुनी होगी, मौके मिलेंगे, ये मुझे लगता है सरकार का महत्वपूर्ण काम होता है। दीपक जी बिल्कुल सही बात है सर। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि गांव में भी अब जैसे पैदावार, जो बड़ा खेत होता है, परिवार में बंटवारा होता है, तो वो छोटे खेत होते जाते हैं, तो वहां पारिवारिक झगड़े होते हैं। और उसके बाद फिर जब वो इंडस्ट्रियल लैंड कोई उद्योगपति खरीदता है तो उसे भी उस झगड़े का सामना करना पड़ता है। और किसान के बेटे आज खेती नहीं करना चाहते हैं, बहुत बड़ी विडंबना है। जबकि आज खेती में पूरे विश्व में भारत का नाम है। तो कुछ ऐसी कृषि हितैषी पॉलिसियां बनाई जाए या कृषि हितैषी उद्योगों को कुछ अलग प्रकार से बढ़ा। हालांकि बजट बहुत अच्छा था, हमने स्वागत किया, किसानों के लिए बहुत सारी उसमें रियायतें भी दी गई और नई तकनीकों के विकास के लिए भी प्रावधान है उसमें। लेकिन मैं मध्य प्रदेश और स्पेशली इंदौर के लिए, जहां पर सोयाबीन की खेती में पूरे विश्व में नाम कमाया है, बिल्कुल, आज ग्वालियर में इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया, एग्रो इंक्यूबेशन सेंटर। हम उस समय उद्योग मंत्री, मतलब कृषि मंत्री जी तोमर साहब से मिले थे, तो हमारा ये था कि अगर वो समय कम है दीपक जी, 10 सेकंड में रखिएगा, मिलता और फूड प्रोसेसिंग और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री उसमें आगे बढ़ती, तो उससे किसानों को फायदा मिलता और उद्योगों को तो उसके साथ ये मिलता ही बाय प्रोडक्ट के रूप में। बिल्कुल सत्यन जी, देखिए ये समस्या वाकई में बहुत बुनियादी समस्या है कि जिस तरह की समस्याओं का सामना उद्योगपतियों को करना पड़ता है। जमीन के बंटवारे को लेकर जब लोगों में आपसी विवाद होते हैं तो उसका नुकसान उद्योगपतियों को भी होता है और कई बार वो जो प्रोजेक्ट होते हैं अधर में लटक जाते हैं। देखिए ऋषभ जी, मध्य प्रदेश जो है बड़ी उर्वरा और मध्य प्रदेश में पॉजिटिव प्रगतिशील सरकार है हमारी। वो उदात्त भाव से, उदात्त मन से उद्योगपतियों का, निवेशकों का स्वागत करती है। और स्वयं भी हम चाहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश में जो युवा है वो नौकरी लेने वाला ना बने, नौकरी देने वाला बने। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग जॉब सीकर, वी आर फोकसिंग ऑन द जॉब क्रिएटर। हम जॉब क्रिएटर बनाना चाहते हैं युवाओं को। और जो बात कह रहे हैं, इसी कारण मध्य प्रदेश कभी सिंगूर नहीं बनता। ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और लेफ्ट ने जरूर किया कि वहां पर टाटा का नैनो का प्लांट लगा था, वहां से वो जाना पड़ा, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। आज मध्य प्रदेश में अगर औद्योगिक क्षेत्र, जो मैं कह रहा 1.25 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड बैंक बना है, तो ऐसे ही नहीं बना है, वहां पर सारी सहयोग मिल रहा है। समय पूरा हो गया। बिल्कुल जी, महत्वपूर्ण बातें आपने कही और मुझे भी लगता है कि जिस तरीके से जो भी समस्याएं हैं, अब सरकार इतने प्रयास कर ही रही है, इतनी गंभीर है, तो जो छोटी छोटी समस्याएं भी रह जाती हैं वो भी खत्म की जाए, ताकि जो उद्योगपति हैं बिल्कुल पूर्ण क्षमता के साथ यहाँ पर काम कर सके। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपका बहुत शुक्रिया सत्यन जी, आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार तमाम तरीके से निवेश को लेकर प्रयास कर रही है। जमीन पर अब चीजें उतरने शुरू हो गई हैं और 24 और 25 तारीख को एक महत्वपूर्ण दिन देखने को मिलेगा जब दुनिया भर के उद्योगपति आएंगे, पीएम मोदी निवेश समिट का शुभारंभ भी करेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।